दोस्तों, अब हमारा चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स जो हमने शायद आपको याद होगा, आपने अपने 10th तक की एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए, अब तक हमने मेन क्या किया संविधान के अंदर। हमने आर्टिकल्स फर्स्ट से लेके 4 पार्ट 1 में पढ़े। पार्ट 1 किसका था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का। गेटिंग? अगर आपने क्लास नहीं देखी तो प्लीज पहले वो क्लास देख लीजिएगा। इसके बाद में हमने पार्ट 2 में सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11 पढ़े पिछली क्लास में। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। काफी लेंथी चैप्टर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स का आइडिया कहां से आया? आइडिया आया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल ऑफ राइट्स है। बिल ऑफ राइट्स से हमने फंडामेंटल राइट्स का ऑप्शन लिया है। सॉरी, ऑप्शन क्या मतलब, प्रोविजन लिया है। और मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है कि भाई इंडिया के जो मेन मुख्य बिंदु समझ लो संविधान के, इसी के अंदर है। देश के सिटीजन्स को मुख्य राइट यही फंडामेंटल राइट से ही मिले हैं। फंडामेंटल राइट्स को आगे की क्लास में हम शॉर्ट फॉर्म में एफआर भी बोलेंगे। तो एफआर की मेन फीचर्स क्या है, एफआर हम करेंगे बाद में। पहले इसकी फीचर्स देखो कि किस तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। देखिए, पहली बार तो आपने अभी सिटीजनशिप के प्रोविजंस पढ़े हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है वो कुछ तो ऐसे हैं जो केवल सिटीजन्स के लिए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिटीजन्स के अलावा जो फॉरेनर्स हैं उनको भी अवेलेबल हैं, या जो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस हैं जैसे कंपनीज हो गई, उनको भी अवेलेबल है। तो कुछ तो एफआर केवल सिटीजन्स के लिए हैं और कुछ सबके लिए हैं। और अगला क्या है? दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई फंडामेंटल राइट है तो विदाउट एनी कंडीशनल अनकंडीशनल सिटीजन को मिल जाएगा। उसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उस पर कुछ लिमिटेशंस भी लगा सकती है। कहते ना, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, इंडिविजुअल पावर और जो सोसाइटी है दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। तो इसीलिए बैलेंस बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल का ध्यान रखते हुए ये एब्सोल्यूट नहीं है, पूरी क्वालिफाइड है, मतलब कंडीशन साथ में है इनके। और मोस्टली जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट है। यहां बात समझना, जब मैं बोलता हूं फंडामेंटल राइट्स में स्टेट, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर स्टेट का मतलब राज्य से नहीं है, यहां पर स्टेट का मतलब राष्ट्र से है। ठीक है ना? तो अभी तो हमें क्या आता है, अभी सेंटर अलग स्टेट अलग, वो दिमाग चलता है। ऐसा नहीं, एफआर के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर स्टेट की हम पूरी वैसे डेफिनेशन पढ़ेंगे, मतलब पूरी मेंशन्ड है, बट आप जनरली समझ लो कि जो पूरे देश की सरकारें हैं सबको ही स्टेट कहा गया है, पूरे देश को स्टेट कहा गया है। तो फंडामेंटल जो राइट्स है ना, वो क्या है? स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट है। मतलब सरकार का कोई अगर ऐसा एक्शन है जो आपके लिए ठीक नहीं है, सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है, आपके मूलभूत अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, तो आप इन राइट्स के जरिए कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर मिस्टर एक्स आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, मिस्टर एक्स कुछ ऐसा कर रहा है जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, आपके साथ भेदभाव कर रहा है, या आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, या आपको आपकी फ्रीडम छीन रहा है, तो आपके पास लीगल राइट, आप कोर्ट चले जाओ, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं। जो कानून बने उन कानून का, क्रिमिनल कानून आपको पता है, सीआरपीसी, सीपीसी, उनका फायदा लेते हुए आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का फायदा नहीं ले सकते। फंडामेंटल राइट्स तो अगर सरकारें आप पर दबाव डालेगी, सरकारें आपका शोषण करेगी, तो आप फंडामेंटल राइट्स का यूज करते हुए आप कोर्ट जा सकते हो। सम आर नेगेटिव, सम पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? कुछ तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स होंगे जो साफ साफ सरकार को बोलेंगे ये नहीं करना, और कुछ ऐसे कहेंगे जो पॉजिटिव होंगे कि हाँ जी ये वाले काम ऐसे करने हैं आपने। देखो, जब कुछ नहीं कर, जब रोका टोका जाए वो नेगेटिव स्टेटमेंट मानी जाती है, और जब कुछ किसी काम करने का तरीका पता चले आपने ऐसे करना है, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट मानी जाती है। तो फंडामेंटल राइट्स कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव है, हम पढ़ेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट फीचर है जस्टिसिएबल। देखिए, हमारे प्रोविजन के अंदर आगे हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी आएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आएंगी, वो जस्टिसिएबल नहीं है। मतलब अगर कोई उनका पालन नहीं करता तो आपको जेल नहीं हो सकती, आप पर मुकदमा नहीं चल सकता, लेकिन ये जस्टिसिएबल है। अगर सरकारें इन कानूनों का पालन ना, इन अधिकारों का पालन ना करें, आपके अधिकार छीनने की कोशिश करें, तो आप कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, भी देखेंगे।
बट वो जस्टिसिएबल है, समझ गए ना, मतलब आपको जस्टिस मिलेगी। नोट परमानेंट, इसका मतलब है भाई ऐसा नहीं है कि जो एफआर संविधान में लिखती है परमानेंट है, कभी नहीं बदलेगा, वो बदले जा सकते हैं। जैसे संविधान की अमेंडमेंट के बारे में हमने हल्का फुल्का सुना है, तो वो अमेंडमेंट के जरिए फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज आ सकते हैं। हाँ, हमने ये भी पढ़ा है कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, केशवानंद भारती का केस याद है ना, उसमें लिखा, उसमें स्टेटमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ जितनी रिक्वायरमेंट है आप उसको चेंज कर सकते हो। एफआर आपके परमानेंट नहीं है, सैक्रोसैंक्ट नहीं है, अमेंडेबल है, बस बेसिक स्ट्रक्चर आपका चेंज नहीं होना चाहिए। और सस्पेंडेड इन इमरजेंसी, बिल्कुल हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, स्टेट इमरजेंसी लग सकती है, तो कुछ एक अगर एफआर को छोड़ दें तो बाकी फंडामेंटल राइट्स आपके उस टाइम सस्पेंड हो सकते हैं। हो सकता है कि सरकार जो आपको फंडामेंटल राइट देने का वादा करती है उस वक्त वो ना दे आपको, और आप कोर्ट भी नहीं जा पाओगे। स्कोप ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C। क्या है, फंडामेंटल राइट्स के जो स्कोप है उसको लिमिट किया गया है इन 3 आर्टिकल्स में। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसको छेड़ने का फायदा नहीं है। एप्लीकेशन टू आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस एटसेट्रा कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय इंटेलिजेंस, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय पार्लियामेंट, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय पार्लियामेंट। अगर देश की सरकारें चाहे, देखो आपको पता है ना कि पुलिस वाले सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, आपने सुना होगा सरकारी नौकरी वाला सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल सकता। जो फौजी लोग हैं उनके भी बहुत से फंडामेंटल राइट्स का क्या हनन हुआ होता है, वो फ्रीली सब कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा कानून में लिखा गया है, ऐसा संविधान में लिखा गया है कि हाँ जी, अगर जरूरत पड़े तो सरकारें उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो जो पुलिस फोर्सेज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, आर्म्ड फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनके फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, क्योंकि देश की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है वो। आगे है, एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन मार्शल लॉ। बिल्कुल, अगर देश में मार्शल लॉ लग गया है, मिलिट्री रूल लग गया है किसी भी कारण से, तो भी इमरजेंसी की तरह उस केस में भी आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाएंगे। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली अनफोर्सेबल बट सम आर अनफोर्सेबल थ्रू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट, देखिए अगर आपका कोई एफआर का कोई मान लो हनन होता है, आपके कोई एफआर को छीनना चाहता है सरकार का कोई एक्शन, तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो। संविधान के आर्टिकल का आप नाम लेते हो, सीधा कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे एफआर हैं जो संविधान में लिखा गया कि इसके लिए सरकार पहले कानून बनाएगी और उस कानून के तहत आप कोर्ट में जाओगे। वो कानून देश की सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। पार्लियामेंट को पावर दी गई है, बिकॉज अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगी तो पूरे देश में लगेगा। स्टेट वाला फिर वेरी कर सकता है, कोई स्टेट कैसा बनाएगा, कोई स्टेट कैसा बनाएगा, इसलिए पार्लियामेंट को पावर दी गई है। जो एफआर किसी कानून के थ्रू लागू किए जाएंगे वो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। हालांकि मोस्टली एफआर क्या है, सीधे डायरेक्ट एप्लीकेबल होते हैं। कुछ एक ही एफआर के प्रोविजन है जो हम आगे पढ़ेंगे भी, जो क्या है किसी न किसी लॉ के जरिए अप्लाई होंगे, तो वो लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये हमारी फीचर्स थी, विशेषताएं थी एफआर की। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब हमारा मेन पार्ट शुरू होता है। हमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 पढ़ने हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 कहता है कि भाई आप एफआर बाद में समझना। एफआर में बारी बारी वर्ड आएगा, स्टेट स्टेट स्टेट। यहां पर स्टेट का मतलब राज्य से नहीं है, यहां पर स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, मतलब पार्लियामेंट खुद और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारी की सारी जो अथॉरिटीज हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, जितने भी मिनिस्ट्रीज है, जो भी दफ्तर है, सबके सबके स्टेट में आएंगे। ऐसे ही लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के भी जो असेंबली, विधानसभा है या विधान परिषद है, और इसके अलावा जो सारे के सारे राज्य सरकारों के दफ्तर हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है, वो भी सब के सब क्या है, स्टेट की डेफिनेशन में ही आएंगे। समझ रहे हो ना, मैं बारी बारी कह रहा हूं। यहां पर इस स्टेट का मतलब राज्य से नहीं है, यहां इस स्टेट का मतलब राष्ट्र से है, पूरे राष्ट्र की सरकारों से है। लोकल अथॉरिटीज जिसमें म्यूनिसिपल कमेटीज, ग्राम पंचायतें, ये सब भी स्टेट ही मानी जाती है। और स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी तो जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट की ही है, जैसे एलआईसी वगैरह। नॉन स्टैट्यूटरी के अंदर जैसे जिस कंपनियों में गवर्नमेंट का काफी शेयर है, जिसमें गवर्नमेंट ने 50% ज्यादा शेयर ले रखे हैं, जैसे मान लो बीएचईएल भेल कंपनी है, एससीएल सेल कंपनी है, जीएल गेल कंपनी है, इन सब कंपनीज में क्या है, गवर्नमेंट का मेजर हिस्सा है, तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी।
इवन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि प्राइवेट बॉडी भी स्टेट की डेफिनेशन में आ सकती है अगर वो केवल और केवल सरकार के लिए काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है? एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन क्या है? इवन अ प्राइवेट बॉडी एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट टू गवर्नमेंट डीम्ड टू बी स्टेट, उसे भी स्टेट कहा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में अलग से पूछा जा सकता है कि क्या कोई प्राइवेट बॉडी जो सरकार के लिए काम करती है क्या वो स्टेट हो सकती है? यू कैन से यस, हो सकती है। आर्टिकल 13, अब आर्टिकल 12 हो गया ना। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि देखो भाई, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अगर कोई भी कानून देश की सरकारें बनाएगी तो वो वॉइड करार दिए जा सकते हैं। लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। अब यहां पर लॉ की डेफिनेशन पढ़ना भी जरूरी है। अब लॉ में लोग कहते हैं कि जो देश की पार्लियामेंट में कानून बनेगा वही लॉ है। ध्यान से देखना प्लीज, लॉ के अंदर परमानेंट लॉज तो लॉ है ही। परमानेंट लॉज मतलब चाहे सीजी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए पार्लियामेंट में, चाहे एसजी स्टेट गवर्नमेंट बनाए, विधानसभा विधान परिषद में अगर कानून बने तो वो तो लॉ है ही है। सेंट्रल लॉज एंड स्टेट लॉज तो लॉ है ही है। और टेम्परेरी लॉ जो होते हैं, टेम्परेरी लॉ क्या होते हैं आप आगे पढ़ोगे। देखो कानून तो क्या है, संसद में बनता है और संसद के सेशन होते हैं। पूरे के पूरे 365 दिन संसद नहीं बैठती है। अब कोई ऐसा वक्त चल रहा है, मान लो जब संसद का तो सेशन चल नहीं रहा और देश के अंदर अर्जेंसी आ गई, अर्जेंट हो गया कि कोई ना कोई कानून पास करना पड़ेगा। कानून कैसे पास करे? संसद तो क्या है अभी इस टाइम मान लो क्लोज्ड है, तो राष्ट्रपति के थ्रू क्या है एक ऑर्डिनेंस पास करवा दिया जाता है। फिर ऑर्डिनेंस क्या है, जब संसद ऑन होगी तो वो पास, जब वो एक्ट बनवा दिया जाएगा। लेकिन जो ऑर्डिनेंस बना भी वो कानून तो नहीं बनाना, लेकिन यहां लॉ की डेफिनेशन में आएगा वो, तो इसको हम टेम्परेरी लॉ बोलते हैं, तो वो भी कानून माने जाएंगे। डेलीगेटेड लॉज, इस वर्ड को भी समझिएगा। जब भी एक कानून बनता है ना तो कानून के अंदर केवल डिटेल्ड प्रोविजन नहीं होते। लैंग्वेज में ये लिखा होता है कि इस बारे में कानून, इस बारे में रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी, वो खुद बना लेगी। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, इनकम टैक्स के बारे में आपने सुना होगा। इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी होती है, अगर आपने सुना हो तो क्या आईटीआर फाइल करनी है, आईटीआर वर्ड सुना होगा। इनकम टैक्स की रिटर्न किस तारीख को भरनी है, इसके जो तारीख की जो डेट है वो आगे पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। ये रूल्स में लिखा हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे हर कानून में ही होता है कि जो डिटेल्ड आगे वाले जो माइन्यूट जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट अपने पास नहीं रखती। पार्लियामेंट कानून में नहीं लिखती, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलती है कि आप खुद अपने बना लेना, तो उनको बोलते हैं डेलीगेटेड लॉज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑर्डर पास कर देती है या रूल बुक पास कर देती है, रूल बुक इशू कर देती है। तो ऑर्डर या रूल्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के कानूनों में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है, तो ऑर्डर या रूल्स जो होते हैं जो डेलीगेटेड लॉज में आते हैं वो भी यहां पर लॉ की डेफिनेशन में आएंगे। इसके अलावा जो कोई नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स है, जो देश में कानून की तरह कोई चल रहा है, कोई कस्टमरी कोई भी तरीका है, तो वो भी लॉ की डेफिनेशन में आएगा। तो ऐसा देश का कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता हो, फंडामेंटल राइट्स का हनन करता हो, तो वो कानून वॉइड करार दिया जा सकता है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 32 में, जो फंडामेंटल राइट्स का ही आर्टिकल है, और हाई कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 226 में। ये दोनों आर्टिकल हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो समझ गए, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 हमने किया। अब हम शुरू करेंगे हमारे मेन फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से। अब हम पहला फंडामेंटल राइट करने जा रहे हैं जिसका नाम है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी के अंदर हम आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 कवर करेंगे। तो इसके कई सारे सब पॉइंट्स हैं, कई सारे सब राइट्स हैं। सबसे पहला राइट है आर्टिकल 14 में जो दिया गया है वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये दो अलग अलग फ्रेज है, हालांकि लगभग दोनों का मीनिंग सेम निकलेगा, बट एक माइनर सा डिफरेंस भी होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ तो ब्रिटिश ओरिजिन का है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से निकला हुआ है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज अमेरिकन कंसेप्ट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी क्लास ऑफ पर्सन को स्पेशल कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगी। सबके सब बराबर है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कोई बहुत ज्यादा शोहरत वाला हो या कोई ऐसा हो जिसको कोई ना जानता हो, सबके सब लोग सेम है। सबके साथ समान व्यवहार होगा, कानून सबके लिए सेम होगा।
गेटिंग? मतलब ये मनाही करता है एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, कि भाई किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। वहीं अमेरिकन कंसेप्ट क्या कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या कहता है कि देखो भाई, जो समान परिस्थिति के लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब हो सकता है कि कोई कानून ऐसा हो जो भेदभाव करता हो गरीबों और अमीरों पर, कि अमीरों पर तो इतना टैक्स लगेगा और गरीबों पर टैक्स नहीं लगेगा या बहुत कम लगेगा। हो सकता है कि कोई कानून ऐसा हो जो मेल और फीमेल में भेदभाव करता हो। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो फीमेल्स नहीं कर सकती तो फीमेल्स को स्पेशल प्रिविलेज दी जाए। मतलब जो लोग समान है ही नहीं, जिनकी परिस्थितियां समान नहीं है, उनके लिए समान कानून भी नहीं हो सकता। तो ये कहता है इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। हाँ, जो सेम सर्कमस्टेंसेस के लोग हैं उनके लिए कानून समान होगा। दरअसल जो आप देखते हो ना कि जो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास कास्ट हो गई या फिर विमेंस हो गई, इनके लिए जो अलग अलग जो प्रिविलेजेस हमें मिलती है वो कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट के कारण मिलती है। तो ये तो नेगेटिव कंसेप्ट है। नेगेटिव कंसेप्ट का मतलब मेरा इससे है कि इसमें मनाही की गई है। जो मनाही हो ना हो उसको हम नेगेटिव कंसेप्ट बोल देते हैं, ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। अब ये तो हो गया राइट टू इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब क्या इक्वलिटी के, ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो हम पढ़ रहे हैं, क्या इसकी कोई एक्सेप्शंस भी है? बिल्कुल है। सबसे पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत सारे सिविल और क्रिमिनल कानून नहीं लगते हैं। जैसे कि अगर वो एज ए जब तक अपनी पोस्ट पे रहेगा उस पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी प्रिविलेजेस हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी हुई है। अगला है पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी। हम मतलब कोई भी न्यूज़ अगर प्रिंट करते हो, न्यूज़पेपर में प्रिंट करते हो या रेडियो या टीवी के थ्रू उसे ब्रॉडकास्ट करते हो, और अगर आपने गुड फेथ में की है, आपने अपने हिसाब से उसकी इंफॉर्मेशन जुटाई है, फिर आपने उसको पब्लिश किया है, तो आप पर कोई सिविल या क्रिमिनल मुकदमा नहीं हो सकता। और क्या एक्सेप्शन है कि नो एमपी एमएलए, बिल्कुल एमपी एमएलए जो पार्लियामेंट या असेंबली के अंदर जो अपना बिहेव करेंगे, किसको वो वोट दें, क्या अपने विचार व्यक्त करें, उसके ऊपर भी कोई सिविल या क्रिमिनल मुकदमा नहीं हो सकता। आर्टिकल 31C, आर्टिकल 31C क्या कहता है? अगर आप कोई भी कानून बनाते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए, लॉज मेड बाय स्टेट फॉर डीपीडीपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अंडर आर्टिकल 39B और 39C। आर्टिकल 39B और 39C के अंदर अगर आप कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए कोई कानून बनाओगे तो उसके ऊपर भी क्या है, जो फंडामेंटल राइट है उसको इग्नोर किया जा सकता है। और जो फॉरेन सॉवरेंस है, डिप्लोमेट्स है, एम्बेसडर है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं, जो एजेंसीज हैं, उनके ऊपर भी सिविल या क्रिमिनल मुकदमा नहीं हो सकता। अब हम पढ़ते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ आया कहां से। दरअसल ब्रिटिश संविधान के अंदर रूल ऑफ लॉ का काफी जिक्र है। रूल ऑफ लॉ का ही पार्ट है ये। रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश ज्यूरिस्ट एवी डिके, इनकी क्या है, इनके द्वारा प्रोपाउंड किया हुआ है। रूल ऑफ लॉ के अंदर 3 चीजें हैं। पहला है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, दैट इज नो मैन कैन बी पुनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, कि भाई सरकार अपनी आर्बिट्रेरी पावर का यूज नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि जिस मर्जी को पनिशमेंट दे दी, कानून कहेगा तो ही पनिशमेंट दी जाएगी, अदरवाइज पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन। कानून के सामने सबके सब लोग क्या है, बराबर है, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। सेम पॉइंट आ गया ना। तीसरा क्या है कि संविधान राइट्स ऑफ इंडिविजुअल से निकला है। मतलब ब्रिटेन में राइट्स ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं उसको,
कि फंडामेंटल राइट से संविधान निकला है, ठीक है, और फिर कोर्ट ऑफ लॉ उस संविधान को लागू करवाते हैं। ये 3 एलिमेंट है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ में है। इंडिया में पहले दोनों सिस्टम लगते हैं, आर्बिट्रेटरी पावर वाला हमारे यहाँ भी नहीं है और इक्वालिटी बिफोर लॉ भी हमने पढ़ ही लिया। तीसरा सिस्टम हमारे यहाँ नहीं लगता। हमारे यहाँ संविधान से फंडामेंटल राइट निकले, जो अभी हम पढ़ रहे हैं संविधान के अंदर ही पढ़ रहे हैं ना, तो बस ये फर्क है, पहले 2 हमारे यहाँ भी लगते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी का एक सब पार्ट, एक आर्टिकल, आर्टिकल 14। अब हम आर्टिकल 15, 16, 17, 18 भी इसके हम अभी कर लेते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बाद में अब आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 14 हमारा हो गया, अब है आर्टिकल 15। ये दूसरा आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी का। ये आर्टिकल क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, कि कुछ ग्राउंड्स के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है? कि एडवर्स डिस्टिंग्विश करना। एडवर्स डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है? कि ऐसा फर्क करना जिससे अगले को नुकसान हो, ठीक है। तो देखो, प्रोहिबिशन मना किया गया है कि कुछ ऐसे ग्राउंड्स है जिनके ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा, एडवर्स डिस्टिंग्विश नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। 2 प्रोविजन है दरअसल इस आर्टिकल के अंदर। पहला प्रोविजन तो क्या है? एप्लीकेबल टू स्टेट, मतलब ये प्रोविजन कहता है कि देश की जो सरकारें हैं वो क्या नहीं करेगी? स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। देखो इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो आर्टिकल है ये देश के सभी सिटीजन के ऊपर लग रहा है। मैं बता दूं आपको, जो हमने इससे पिछला आर्टिकल किया, आर्टिकल 14, वो देश के जो अपने जो सिटीजन्स हैं, सॉरी, जो जितने भी सारे लोग हैं, चाहे सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो, सबके ऊपर लगता था। आर्टिकल 14 जो हमने किया वो सबके ऊपर लगता था, और ये केवल सिटीजन के ऊपर लगता है। तो क्या कहता है? स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कहता है कि देश की सरकारें, जो देश के नागरिक है, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी, किसी भी कारण से भेदभाव नहीं करेगी। किन आधार पर भेदभाव नहीं करेगी? कि वो पर्टिकुलर रिलीजन का है, या किसी पर्टिकुलर रेस का है, या पर्टिकुलर कास्ट का है, या पर्टिकुलर सेक्स का है, मेल फीमेल या अदर्स जो भी है, या फिर उसका पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बर्थ है। ये 5 क्या लिखा है? ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, ओनली मतलब केवल ये 5 ही आधार है। इन 5 के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करेगी, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, किसी और आधार पर कर सकती है, ठीक है। तो दोबारा पढ़ लो, प्रोविजन क्या कहता है? कि स्टेट, मतलब स्टेट पर एप्लीकेबल है, स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ 5 ही, कौन से? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, कोई अगर और आधार हो तो कर सकती है, ऐसा आर्टिकल कहता है। यह आर्टिकल का फर्स्ट प्रोविजन था। सेकंड प्रोविजन क्या है? यह सेकंड प्रोविजन केवल स्टेट पर नहीं लगता, यह देश की सरकारों पर भी लगता है और देश के रहने वाले लोगों के ऊपर भी लगता है। यह प्रोविजन क्या कहता है? यहां पर क्या था? स्टेट शैल नॉट, यहां पर क्या है? नो सिटीजन, कोई भी सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट, नो सिटीजन शैल बी subjected to any disability, liability, restriction or condition on grounds only of religion, race, caste, sex और place of birth with regard to। देखते हैं क्या कहता है कि देश के किसी भी सिटीजन को डिसेबल नहीं किया जाएगा, लाइबल नहीं किया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, या कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी। किस आधार पर? किस आधार पर शर्त नहीं लगाई जाएगी? कि भाई तू किसी पर्टिकुलर रिलीजन से है, तुम किसी पर्टिकुलर रेस से हो, या पर्टिकुलर कास्ट, सेक्स या पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बर्थ से हो, तो इस बारे में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी। किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी? विद रिगार्ड टू 2 मुद्दे दिए गए कि असेस टू शॉप्स, होटल, पब्लिक रेस्टोरेंट एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। कि भाई ऐसा कोई भी दुकानें हैं, होटल है या पब्लिक रेस्टोरेंट है या कोई थिएटर वगैरह है, यहां पर किसी भी व्यक्ति पर रिस्ट्रिक्शन, डिसेबल या कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती कि हाँ भाई तुम उस पर्टिकुलर धर्म से हो, पर्टिकुलर जाति से हो, पर्टिकुलर सेक्स के हो, पर्टिकुलर जगह के रहने वाले हो, ये कहकर उन पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। गेटिंग? और कहां रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती? दूसरा क्या है? यूज ऑफ वेल, कुएं, टैंक, बाथिंग घाट, रोड्स, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, मेंटेनिंग होली और पार्टली बाय स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। ये जो चीजें ऊपर आपने पढ़ी, कुएं, वेल, टैंक्स,
बाथिंग घाट, रोड एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिजोर्ट, ये जो चीजें हैं चाहे वो सरकार की हो, सरकार ने अपने पैसे से या अपना कुछ फंड वहां लगाकर बना रखी हो, या कोई और भी है जो जनरल पब्लिक के लिए बनी हुई है। मान लो आपने जनरल पब्लिक के लिए आपने प्राइवेट तौर पे बना दी तो उसके ऊपर भी लगेगा, लेकिन हाँ आपकी पर्सनल है तो नो डाउट आप बिल्कुल रोक सकते हो ना। लेकिन अगर जनरल पब्लिक के लिए बना रखी है तो वहां पर भी कोई भेदभाव इन 5 के आधार पर, 5 समझ गए ना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये 2 प्रोविजन है जी जो आर्टिकल 15 को कवर करते हैं। समझ गए? ये 2 प्रोविजन तो पढ़ लिए। क्या इस प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स की कोई एक्सेप्शन भी है? क्या सरकार मेल फीमेल का कोई अलग कानून बना सकती है, या देश के जो लोग हैं उनमें से किसी जाति विशेष को अलग कर सकती है? ऐसा किया गया। एक्सेप्शन क्या है देखिए, स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन, स्टेट is permitted to make any special provision for women and children। जो हमारे देश के बच्चे हैं और जो विमेन्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं वल्नरेबल होते हैं, इसलिए इनके लिए अलग से प्रोविजन एक्सेप्शन में डाल दिया गया। हालांकि हमने पढ़ा कि सेक्स के बेस पर कोई भेदभाव नहीं होगा, बट ये एक्सेप्शन डाला कि यहां पर सरकारें चाहे तो कोई अलग कानून बना सकती है, और बनाए भी हुए हैं। आपको पता है कि भाई जो कुछ सीटें ऐसी होती है जो विमेंस के लिए क्या है ऑलरेडी रिजर्व्ड होती है, और बच्चों की फ्री एजुकेशन के कानून बने हुए हैं, गेटिंग ना, तो वो हो सकता है। क्या और भी कोई एक्सेप्शन है? बिल्कुल है। अगली एक्सेप्शन है, देखो ये डॉट डॉट का मतलब है, द्वारा वही पढ़िए, स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर, किसके लिए? एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन एंड फॉर SC एंड ST। बिल्कुल, देश के अंदर जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनकी एडवांसमेंट के लिए भी देश की सरकारें स्पेशल प्रोविजन बना सकती हैं, और बनाए भी हुए हैं। आपको पता है कि जो सीटें हैं, बहुत सारी सीट्स क्या है SC BC ST को के लिए रिजर्व्ड है, और कोई अगर कहीं फीस लगनी है तो वो फीस में भी कंसेशन मिलती है इन जाति विशेष के लोगों को। समझ गए ना? और भी कोई एक्सेप्शन है क्या? लास्ट है, थर्ड एक्सेप्शन। इसी से देखो पढ़िएगा, सेम डॉट डॉट का मतलब ऊपर वाले पॉइंट सेम पढ़ना जहां तक डॉट डॉट लगे हुए हैं। क्या लिखा है? स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन और फॉर SC एंड ST। किसके रिगार्डिंग? इस बार रिजर्वेशन इन सीट्स नहीं, रिगार्डिंग स्पेशल देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये दरअसल 93rd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, पहले तो केवल 2 ही थी। मतलब देश की जो शैक्षणिक जो संस्थान है, चाहे वो सरकारी हो या चाहे प्राइवेट हो, इंक्लूडिंग प्राइवेट लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, इंक्लूडिंग प्राइवेट, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सबके अंदर सरकार चाहे तो ऐसे कानून बना सकती है कि हाँ इनके अंदर अगर एडमिशन लेना है तो इन जाति विशेष के लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, मिलता भी है। आपको पता है मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स है, स्कूल कॉलेजेस और IIT कॉलेजेस वगैरह है, वहां पर भी क्या है इन सबको कोटा मिलता है। और 93rd जब अमेंडमेंट की गई इसके लिए, उसके बाद जो कानून आया उसके अंदर OBC जो जाति के लोग हैं उनके लिए 27% कोटा फिक्स कर दिया गया था कि इनको 27% क्या है रिजर्वेशन मिलेगी। SC ST का तो अलग से है, OBC का 27% 93rd अमेंडमेंट के बाद कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटे को सही माना, लेकिन यह कहा कि अगर OBC में कोई क्रीमी लेयर के लोग हैं तो उन्हें बाहर कर दो। OBC के लिए, SC ST की क्रीमी लेयर नहीं बताई, ओनली OBC के लिए कहा। क्रीमी लेयर का मतलब है कि OBC जाति में जो ऊंचे उठे हुए लोग हैं उनको कोटा नहीं मिलना चाहिए। अब ऊंचे उठे हुए लोग माने कौन से जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। OBC के अंदर क्रीमी लेयर में कौन कौन से लोग आते हैं, क्वेश्चन में अलग से पूछा जा सकता है। नीचे बताया मैंने, क्या लिखा है देखो, क्रीमी लेयर इन OBC, चिल्ड्रंस ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पीपल फॉल अंडर क्रीमी लेयर। अभी हम नीचे ये 7 तरह की कैटेगरी पढ़ेंगे। इन 7 तरह की कैटेगरी के अंदर जो लोग आते हैं उन लोगों के बच्चे आएंगे क्रीमी लेयर में, ध्यान रखना इस चीज का।
उनके जो चिल्ड्रंस हैं वो क्रीमी लेयर में आना शुरू हो जाएंगे। कि मान लो एक पर्सन ओबीसी में आता है, क्रीमी लेयर में नहीं है, अब उसकी कोई सरकारी नौकरी लग गई, यूपीएससी एग्जाम वाला क्लियर हो गया, तो वो क्रीमी लेयर में नहीं आएगा। अब जब उसके जो बच्चे होंगे वो क्रीमी लेयर वाले माने जाएंगे और उनको आगे कोई फायदा नहीं मिलेगा ओबीसी के रिजर्वेशन का। तो देखिए कौन कौन से हैं। पहली कैटेगरी है पर्सन्स होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ऐसे लोग जिनको संवैधानिक पद मिला हुआ है, वो देश के प्रेसिडेंट बन गया मान लो कोई, या वाइस प्रेसिडेंट बन गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, यूपीएससी एसपीएससी के चेयरमैन बन गए, ठीक है, इसके अलावा एमपी एमएलएज हो गए। अगर कोई भी संवैधानिक पद मिला हुआ है किसी व्यक्ति को, तो उनके बच्चे ओबीसी क्रीमी लेयर में आ जाएंगे और उनको बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। और कौन से लोग हैं? ग्रुप ए क्लास 1, ग्रुप बी क्लास 2, ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सेंट्रल स्टेट सर्विसेज, इक्विवेलेंट एम्प्लॉइज ऑफ पीएसयूज। बिल्कुल, जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, क्लास 1, क्लास 2 के एम्प्लॉइज हैं, या ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, स्टेट सर्विसेज के टॉप के ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जैसे एलआईसी वगैरह में, इनके जो टॉप ऑफिसर्स हैं, उनके चिल्ड्रंस भी क्रीमी लेयर में आएंगे। अगर कोई ओबीसी जाति से संबंध रखने वाला व्यक्ति ऑफिसर बन गया है तो उनके बच्चे क्रीमी लेयर में आएंगे और उनको आगे बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद है रैंक ऑफ कर्नल एंड अबव इन आर्मी। आर्मी के अंदर जो कर्नल रैंक के जो ऑफिसर है या उससे ऊपर के जो ऑफिसर है, और सेम इसी के इक्विवेलेंट पोस्ट मिलिट्री के अंदर, सॉरी नेवी के अंदर हो गई और एयरफोर्स के अंदर हो गई, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर हो गई। इसके कर्नल और उससे ऊपर वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, इक्विवेलेंट पोस्ट नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री में भी ले लो, उनके जो चिल्ड्रंस हैं वो भी क्रीमी लेयर में आ जाएंगे और उनको भी बेनिफिट आगे नहीं मिलेगा। और प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, ऑथर, ये सब लोग भी हैं, इनके चिल्ड्रन भी क्रीमी लेयर में आएंगे। पर्सन्स एंगेज इन ट्रेडिंग, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, वो भी क्रीमी लेयर में आएंगे। और होल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड अबव सर्टेन लिमिट, हर स्टेट के लिए लिमिट बना रखी है कि इस लिमिट से ऊपर किसी पर अगर खेती की जमीन है तो उनके बच्चे भी क्रीमी लेयर में आएंगे। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी ग्रोस इनकम, सारी इनकम 4.5 लाख से ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग इसमें कवर हो जाते हैं, 4.5 लाख सालाना से ज्यादा है, एनुअल इनकम ज्यादा है, तो उसके चिल्ड्रन भी क्रीमी लेयर में आएंगे। तो ये कैटेगरीज हैं ओबीसी के क्रीमी लेयर की। और क्रीमी लेयर पढ़ना जरूरी था बिकॉज हमने यहां पर ये एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट जब किया तो इस 93rd अमेंडमेंट के बाद में क्रीमी लेयर को बाहर करने को बोला था, तो ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो ये हमने राइट टू इक्वलिटी का आर्टिकल 15 भी कर लिया। हमें पता है राइट टू इक्वलिटी के 14 से लेकर 18 आर्टिकल है, 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15 हमारे हो गए हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 15 के बाद अब आर्टिकल 16 है, राइट टू इक्वलिटी का 3rd आर्टिकल। ये कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर कोई सरकारी नौकरी है तो उसमें सभी को बराबर मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर दी जाएगी। और पहली बात, ये जो प्रोविजन है ये देश की सरकारों पर लगता है, बिकॉज सरकारी नौकरी की बात हो रही है, स्टेट पर है। स्टेट मतलब देश की, राष्ट्र की पूरी सरकार, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 12 ने हमें स्टेट की डेफिनेशन बताई थी फंडामेंटल राइट्स के लिए। और ये प्रोविजन केवल सिटीजन्स पर लगता है, मतलब अगर कोई दूसरे देश का नागरिक हमारे देश में रह रहा है तो उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। और किन ग्राउंड्स पर क्या है, भेदभाव नहीं हो सकता। कह रहा है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, जो मर्जी कह दो। मतलब कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर रीजन से है तो उसे गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी या प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। सेम रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट भी किसी कौन से उसके फादर कौन थे, उसके पूर्वज कौन थे, उस आधार पर नौकरी नहीं दी जा सकती। और कहाँ पैदा हुआ है या कहाँ का रहने वाला है, उस आधार पर जॉब की प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती। मतलब इन बेस पर कोई प्रेफरेंस नहीं हो सकती, भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला कौन सा है, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन स्टेट यूटी। एलए का मतलब लोकल अथॉरिटी। पार्लियामेंट कानून पास कर सकती है और बता सकती है कि इन जॉब्स के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को ही प्रेफरेंस दी जाएगी।
या उस पर्टिकुलर यूटी के लोगों को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। बिकॉज कुछ जॉब हो सकती है जो पर्टिकुलर स्टेट के जो लोग हैं उनको पहले वो जॉब दी जाए। जैसे सपोज करो कि राजस्थान के अंदर आरएएस का एग्जाम होता है। अब राजस्थान के आरएएस के एग्जाम में दूसरे स्टेट के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन यदि वो बैकवर्ड क्लास या फिर SC ST से बिलोंग करते हैं तो वहां पर उन्हें एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा। गेटिंग ना? तो इस तरीके के प्रोविजन हो सकते हैं कि रेजिडेंस के हिसाब से ये भेदभाव किया जा सके, लेकिन पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगी। नेक्स्ट है, ये तो मैंने आपको बोला रेजिडेंस का आधार, मतलब जो राजस्थान का नहीं है तो उसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, इस आधार पर हो सकता है। अगला है बैकवर्ड क्लास वालों के लिए रिजर्वेशन का पॉइंट है कि स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। जो उस पर्टिकुलर, मान लो सपोज को पर्टिकुलर जगह के जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं तो उनको रिजर्वेशन सरकार दे सकती है। मतलब पहले हमने रेजिडेंस के आधार पर भेदभाव की एक्सेप्शन देख ली और अब हम देख रहे हैं कास्ट के बेस पर। कास्ट के बेस पर ऐसे भेदभाव हो सकता है बैकवर्ड क्लास के लिए, सरकारें चाहे तो कर सकती है। A law can provide, थर्ड है एक्सेप्शन, a law can provide that incumbent of an office related to religious or denominational institute, मान लो कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पर्टिकुलर जाति विशेष का है, कि मान लो कोई ऐसा कोर्स है जो क्या है, भास्कर का कोर्स है, पंडिताई का कोर्स है मान लो, और उस कोर्स का जो इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट का हेड पंडित ही होगा, ऐसा प्रोविजन हो सकता है। या मान लो कोई मदरसा है सपोज करो, तो कोई भी ऐसा कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है तो उसका हेड एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग कर सकता है, ऐसा कानून बन सकता है बिकॉज वो पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है। तो ये एक्सेप्शन हो गई, हमारी रिलीजन की एक्सेप्शन हो गई। लॉ कैन प्रोवाइड दैट इनकम्बेंट, मतलब जो मुख्य अधिकारी है, ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस या फिर डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पर्टिकुलर रीजन का हो सकता है, एक्सेप्शन में है ये। तो 3 एक्सेप्शन हमने पढ़ी, बाकी इसके अलावा सरकारें कोई भेदभाव नहीं कर सकती। देखो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ तो हमने पहले 5 बेस पिछले में भी देखे थे, इसमें डिसेंट अलग आया, बस 6 बेस हो गए, 6 आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। पहले 5 आर्टिकल जो हमने जो 14-15 देखा उसमें 5 बेस किए थे, 15 में 5 बेस किए थे। अब है अगला आर्टिकल, आर्टिकल 17, ये कहता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी होती क्या है, संविधान में कहीं नहीं बताया। अब अगर हम अपने माइंड से सोचे, छुआछूत को हम अनटचेबिलिटी कह सकते हैं कि भी उसको नहीं छूना है, वो हीन जाति का है, इस तरीके की अवधारणा अनटचेबिलिटी कहलाई जा सकती है। लेकिन मैसूर हाई कोर्ट की जो वर्डिक्ट आया उसने इसको वाइड सेंस दी। उसने कहा कि ये लिटरल मीनिंग पर मत जाओ भी, अनटचेबिलिटी का मतलब केवल छुआछूत है। अनटचेबिलिटी का मतलब है सोशल डिसेबिलिटी ऑफ अ सेपरेट क्लास ऑफ पर्सन, मतलब एक कुछ पर्टिकुलर लोगों को हम सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार कर दें तो वो अनटचेबिलिटी कहलाएगी। मतलब सिर्फ छुआछूत नहीं, अन्य तरीकों से भी हम अनटचेबिलिटी के अंदर उन सब चीजों को लेके आ सकते हैं। तो मीनिंग सोशल डिसेबिलिटी इंपोज्ड ऑन स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन, मैसूर हाई कोर्ट ने हमें बताया, नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड नहीं है। अब ये आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल कहता है कि अगर अनटचेबिलिटी पाई जाती है तो उसको वो एक कानूनन अपराध है और इसके लिए कानून सरकार बनाए, और सरकार ने कानून बनाया भी, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट बनाया 1955 में, और बाद में उसमें मेजर अमेंडमेंट भी हुई, उसको ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया और इसका नाम भी बदला गया। अब वो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के नाम से। तो ये कानून भी है जो अनटचेबिलिटी को देश के अंदर क्या है, मिटाने का काम कर रहा है। अगला आर्टिकल है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये राइट टू इक्वलिटी का लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, 5 ही आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी के अंदर। इसके साथ हमारा राइट टू इक्वलिटी समाप्त हो जाएगा। तो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स क्या कहता है कि जैसे कुछ राजसी टाइप के जो मान लो संज्ञाएं थी, जो पद थे, जैसे राय बहादुर महाराजा किसी को कहना, या राय साहब, राज बहादुर, दीवान साहब, या सम्राट मान लो, इस तरह के जो टाइटल्स हैं वो अबोलिश कर दिए गए संविधान के अंदर। स्टेट्स जो मतलब जो सरकारें हैं वो किसी को भी इस तरह की टाइटल नहीं दे सकती, और जो कोई फॉरेनर मान लो हमारे भारत में रह रहा है और वो भारत के अंदर कोई ऐसा पद लिए बैठा है जो प्रॉफिट का पद है या कोई ट्रस्ट का पद है, तो वो फॉरेन गवर्नमेंट से भी अगर वो उसको कोई अगर ऐसा कोई टाइटल मिलता है ना, तो पहले वो प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेगा, फिर वो टाइटल ले सकता है।
गेटिंग। और हमारे जो भारत का नागरिक है वो फॉरेन गवर्नमेंट से कोई टाइटल नहीं ले सकता। मतलब हमारे भारत का नागरिक तो किसी से भी कोई टाइटल नहीं ले सकता, ना हमारे देश की गवर्नमेंट से ना फॉरेन से। हमारे देश की गवर्नमेंट को तो टाइटल देने से वैसे ही मना किया गया है। लेकिन अगर कोई फॉरेनर भारत में रहता है और वो किसी विदेशी गवर्नमेंट को कोई टाइटल देती है, तो अगर वो भारत में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद वो टाइटल एक्सेप्ट कर सकता है। गेटिंग। तो ये है टाइटल्स की बात। अब क्वेश्चन उठते हैं, क्या ये जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण जो हमने नेशनल अवार्ड के बारे में सुना है, भारत रत्न, क्या ये भी टाइटल्स की डेफिनेशन में आते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के अंदर ये अपहेल्ड किया कि ये जो नेशनल अवार्ड्स है ये इस डेफिनेशन में नहीं आएंगे। इसने स्पेशल कहा कि थ्योरी ऑफ इक्वालिटी डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। कि राइट टू इक्वालिटी जो आप पढ़ रहे हो, जो थ्योरी ऑफ इक्वालिटी, वो ये नहीं कहती कि अगर कोई व्यक्ति सच में ज्ञानी है, एलिजिबल है, तो हम उसे ज्ञानी ना कहें। मेरिट को तो रिकॉग्नाइज करना ही चाहिए। ये तो मेरिट बेस्ड नेशनल अवार्ड्स है, इसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसके साथ ही हमने राइट टू इक्वालिटी, हमारा पहला फंडामेंटल राइट हमने क्या है कवर किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट राइट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।